नमस्कार। आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास जो सामग्री है, अर्थशास्त्र और बजट की सरल बातें। उसके आधार पर हम अर्थशास्त्र के कुछ आप कह सकते हैं बुनियादी सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही हाल के बजट की जो मुख्य झलकियां हैं उन पर भी बात करेंगे। इसका मकसद है ये देखना कि कैसे सीमित साधनों और अनगिनत हमारी इच्छाओं के बीच एक तालमेल बिठाया जाता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक परिवार या फिर पूरा देश। ये एक तरह से संसाधनों के प्रबंधन का विज्ञान है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहला सवाल जो ये सामग्री उठाती है, ये अर्थशास्त्र आखिर है क्या? अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें, जैसा इस दस्तावेज में समझाया गया है, तो ये समझने का विज्ञान है कि हम अपनी सीमित कमाई या साधनों से हम अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें और इच्छाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। हर रोज हम यही तो करते हैं। क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, है ना? कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ बचाएं। बिल्कुल। अब दिलचस्प बात यह है, जैसा कि ये विश्लेषण इशारा करता है, यही चुनाव और प्रबंधन का सिद्धांत राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। सामग्री में माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र का जिक्र है। माइक्रो यानी छोटे पैमाने पर लिए जाने वाले आर्थिक फैसले, जैसे एक व्यक्ति क्या खरीदता है, एक कंपनी कितना उत्पादन करती है, या किसी चीज की कीमत कैसे तय होती है। अच्छा। और मैक्रो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था। इसमें फिर बेरोजगारी दर, महंगाई की चाल, देश की कुल आमदनी यानी जीडीपी ग्रोथ, ये सब बड़ी चीजें आ जाती हैं। सही कहा। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, और सामग्री इस पर जोर देती है कि ये दोनों स्तर, माइक्रो और मैक्रो, ये एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग अलग दुनिया है। हर एक व्यक्ति या परिवार का खर्च करने का फैसला या किसी छोटी कंपनी का निवेश करने का निर्णय, ये सब मिलकर ही असल में देश की बड़ी आर्थिक तस्वीर बनाते हैं। मतलब जब मैं बाजार जाके कुछ खरीदता हूँ या कहीं निवेश करता हूँ, तो वो सिर्फ मेरा निजी फैसला नहीं है, बल्कि अनजाने में ही सही मैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक छोटी सी भूमिका निभा रहा हूँ। ये सोचने का एक अलग नजरिया है वाकई। हाँ बिल्कुल। जब लाखों लोग अपनी खरीदारी बढ़ाते हैं तो बाजार में मांग बढ़ती है, कंपनियों का उत्पादन बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है। इसी तरह अगर लोग बचत ज्यादा करने लगे तो शायद निवेश के लिए पैसा उपलब्ध हो, लेकिन तात्कालिक मांग कम हो सकती है। दस्तावेज बताते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं सामूहिक प्रभावों का अध्ययन है, और सरकारें इसी बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखकर नीतियां बनाती हैं। अच्छा, तो सरकार की नीतियां एक तरह से इन माइक्रो फैसलों को उनको प्रभावित करके मैक्रो लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करती हैं। जैसे मान लीजिए टैक्स कम करके लोगों को ज्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये एक उदाहरण है। बिल्कुल। या फिर ब्याज दरें बदलकर निवेश को महंगा या सस्ता बनाना। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने और विकास को गति देने के लिए किया जाता है। और सामग्री इस बात पर प्रकाश डालती है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार का काम नहीं है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का मूल मंत्र समझ आया। सीमित साधनों में बेहतर चुनाव करना, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो या राष्ट्रीय। अब आते हैं बजट पर। जैसा कि हमने पढ़ा, सरकार हर साल 1 फरवरी को बजट पेश करती है। लेकिन ये महज एक सालाना रस्म अदायगी से ज्यादा क्या है? इसका असली मतलब क्या है? इसे आप सरकार की साल भर की वित्तीय योजना कह सकती हैं, या कहें कि उसके इरादों का आईना। सामग्री के अनुसार यह सिर्फ आय और व्यय का लेखा जोखा नहीं है। सरकार इसके जरिए बताती है कि आने वाले साल में उसे पैसा कहां-कहां से मिलने की उम्मीद है, मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के टैक्स से, जैसे इनकम टैक्स, कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स और वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला जीएसटी। और फिर ये भी बताती है कि वो इस पैसे को कहाँ खर्च करने का इरादा रखती है। बिल्कुल। और यहीं पर बजट का असली महत्व सामने आता है। खर्च का जो ब्यौरा होता है वो दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। जैसा कि इस विश्लेषण में उदाहरण दिए गए हैं, शिक्षा पर कितना खर्च होगा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाएगा, नई सड़कें, पुल, रेलवे लाइनें या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर कितना निवेश होगा। ये आवंटन दिखाते हैं कि सरकार किन क्षेत्रों को आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि देश को एक दिशा देने की कोशिश है। ये बताना कि सरकार के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इसे एक
नीतिगत दस्तावेज, मतलब एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाना चाहिए। बजट के माध्यम से सरकार न केवल अपनी वित्तीय स्थिति बताती है, बल्कि उद्योगों, निवेशकों और आम जनता को भी संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था की दिशा क्या हो सकती है और किन क्षेत्रों पर उसका विशेष ध्यान रहेगा। दस्तावेज इशारा करते हैं कि ये भविष्य के लिए एक तरह का वित्तीय रोड मैप है, जिसमें तत्कालिक चुनौतियों से निपटने के उपाय भी होते हैं और लंबी अवधि के लक्ष्यों की नींव भी रखी जाती है। ये बात दिलचस्प है कि बजट सिर्फ खर्च के बारे में नहीं बल्कि आय जुटाने के बारे में भी है। टैक्स नीतियां कैसे तय होती हैं, इसका असर तो सीधे आम लोगों और कारोबारों पर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और बजट में टैक्स से जुड़े प्रस्ताव बहुत ध्यान से देखे जाते हैं। किस टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ, किन चीजों पर टैक्स घटा या बढ़ा, उद्योगों को किस तरह की टैक्स छूट मिलेगी, ये सब अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करते हैं। सामग्री बताती है कि टैक्स नीतियां निवेश को प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकती हैं, खपत को घटा या बढ़ा सकती हैं और आय के वितरण पर भी असर डाल सकती हैं। चले, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां बात और ठोस होती है। ये सामग्री हाल के बजट की कुछ खास बातों पर भी रोशनी डालती है। कौन से मुख्य बिंदु सामने आते हैं इस विश्लेषण से? पढ़े गए दस्तावेज के मुताबिक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख है। पहला, व्यक्तिगत आयकर के स्लैब में कुछ बदलावों का जिक्र है, जिससे मध्यम वर्ग के करदाताओं को कुछ राहत मिलने की बात कही गई है। सामग्री इशारा करती है कि इसका एक उद्देश्य लोगों के हाथ में खर्च करने लायक ज्यादा पैसा छोड़ना हो सकता है, ताकि बाजार में मांग को कुछ सहारा मिले। अच्छा, यानी सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर डालने वाला कदम। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा, युवाओं पर काफी ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। इसके तहत कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और खासकर नए विचारों वाले छोटे व्यवसायों यानी स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए विशेष फंड या आसान कर्ज मुहैया कराने का प्रावधान बताया गया है। विश्लेषण के अनुसार इसे भविष्य के आर्थिक विकास और इनोवेशन के इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। स्टार्टअप्स और युवाओं पर फोकस तो आजकल काफी चर्चा में रहता है। क्या सामग्री ये भी बताती है कि किस तरह के स्टार्टअप्स पर ज्यादा जोर है, मतलब कोई खास सेक्टर? सामग्री में सीधे तौर पर शायद सेक्टर का जिक्र न हो, लेकिन ये इशारा जरूर है कि उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है जो तकनीक, डिजिटल बदलाव या सस्टेनेबिलिटी से जुड़े हों, जैसे ग्रीन एनर्जी वगैरह, क्योंकि इन्हें भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है। और तीसरा प्रमुख बिंदु? इंफ्रास्ट्रक्चर का शायद। हाँ, तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार जोर बने रहने की बात है। इसमें सिर्फ बड़ी सड़कें और राजमार्ग ही नहीं, बल्कि रेलवे लाइनों का आधुनिकीकरण, बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाना और देश के कोने कोने तक तेज इंटरनेट यानी डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना भी शामिल है। दस्तावेज रेखांकित करते हैं कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लंबी अवधि में आर्थिक विकास की रीढ़ होता है। इससे व्यापार करने में आसानी होती है, लॉजिस्टिक्स की लागत कम होती है और कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च का असर दिखने में तो शायद थोड़ा समय लगता होगा, लेकिन ये जरूरी निवेश माना जाता है। किसानों के बारे में भी कुछ उल्लेख है। भारत में कृषि तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। सामग्री किसानों के लिए भी कुछ प्रावधानों का जिक्र करती है। इसमें मौजूदा सब्सिडी योजनाओं को जारी रखने या उनमें कुछ सुधार करने और किसानों तक आसान शर्तों पर कर्ज यानी क्रेडिट की पहुंच बढ़ाने के उपायों की बात कही गई है। कुछ जगहों पर शायद कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण या प्रोसेसिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने का भी संकेत हो सकता है, ताकि फसल की बर्बादी कम हो और किसानों को बेहतर दाम मिल सके। और अंत में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जो सामाजिक क्षेत्र हैं, उनका भी जिक्र है। बिल्कुल। विश्लेषण के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं को खासकर छोटे शहरों और गांवों में बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं या मौजूदा योजनाओं के विस्तार की बात है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ कदमों का उल्लेख किया गया है। इन क्षेत्रों में निवेश को मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में निवेश माना जाता है, जिसका असर लंबी अवधि में देश की उत्पादकता और लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। तो अगर हम इन सब बिंदुओं को, जैसे टैक्स में राहत, युवाओं और स्टार्टअप पर जोर, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, किसानों के लिए समर्थन और स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान एक साथ रखकर देखें, तो इस सामग्री के आधार पर क्या तस्वीर उभरती है? ऐसा लगता है कि कोशिश एक संतुलन साधने की है, मतलब एक तरफ आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देना और दूसरी तरफ समाज के विभिन्न वर्गों तक कुछ लाभ पहुंचाना।
हाँ, यही मुख्य निष्कर्ष लगता है। अगर हम इन अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखें, जैसा कि ये दस्तावेज दर्शाता है, ये एक बहुआयामी रणनीति का हिस्सा लगता है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप्स पर निवेश करके भविष्य के